तो है। अब ये सारी मान्यता कहां से निकली है, वो एक पॉइंट बहुत 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 सोचकर धर्मपाल जी से चर्चा कर करके निकला। वो ये है कि यूरोप में एक तो ये परिस्थिति ऐसी है, बहुत ठंडी का, बहुत तकलीफ का, बहुत परेशानी का। दूसरा, उनके मन में कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है, एक ही जन्म है उनके यहां। ये जो बाइबल है ना, बाइबल के पहले वो जो टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें से पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन निकली है, उसमें कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है। वो कहते हैं पुनर्जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है। अब एक ही जन्म है, वो भी इतने कष्टों से घिरा हुआ है, तो जो करना है इसी जन्म में करो, आगे कुछ है नहीं आपके पास करने के लिए। तो हमेशा असंतोष रहने वाला है, टेंशन भी रहने वाला है। कल धर्मपाल जी कह रहे थे ना कि टेंशन ही उनका सबसे बड़ा इंजन है। अगर यूरोप में टेंशन न रहे तो यूरोप तो मर जाए। कल उन्होंने कहा ना, वो बात यही है। क्योंकि जब जीवन एक है, एक जीवन है, तो उस एक जीवन में ही सब करना है। अब जब आपको एक जीवन में ही सब करना है, वो 60 साल का या 100 साल का, तो असंतोष रहने वाला है कि नहीं रहने वाला? वो तो स्वाभाविक है। और जब आप हिंदुस्तान की बात करें, यहां तो पुनर्जन्म है, और पुनर्जन्म में भी 84 लाख जन्म है, तो यहां तो संतोष ही संतोष रहने वाला है। संतोष इतना कि क्या जरूरी है, इसी जन्म में होगा, अगले जन्म में कर लेंगे। एक बार मेरी दादी मां से मैंने ये सब कहा। मेरी दादी मां का अब स्वर्गवास हो गया। वो कहती थी, तू इतना भागा दौड़ी क्यों करता है, आज यहां, कल वहां, फिर आगरा, फिर बनारस चला गया, फिर वहां केरल चला गया। वो मैं बताता था, पूछती थी कहां गया, तो मैंने बताया इतने दिन में इतनी जगह गया, उतने दिन। तो काय को इतना भागा भागी करता है? मैंने कहा कुछ काम करना है कि क्या सब इसी जन्म में करना है? अगला जन्म भी तो है, थोड़ा शांति से बैठ। तो ये है भारतीय मानस कि तुम थोड़ा शांति से बैठो भाई, थोड़ा शांति से खाओ। हम हर एक काम में शांति शांति। कोई भी आप पूछो, भाई शांति से खाओ, शांति से बैठो, शांति से बात करो, शांति से ये करो, शांति से वो करो, जल्दबाजी में कुछ मत करो। क्योंकि एक ही जन्म नहीं है, 84 लाख जन्म है, सब यही जन्म में नहीं करना है, अगले जन्म में भी करना है। तो हमारा मन तो ऐसे चलने वाला है। तो जब जहां सब शांति शांति है, शांति, तो वहां गति भी धीमी होगी ना। अब हम इस बात को दुखी होते हैं कि कोई बैलगाड़ी चलाने वाला आराम आराम से बैलगाड़ी लेके जा रहा। अब हम उसमें लगे हैं कि भाई तुम ट्रक में क्यों नहीं ले जाते, हवाई जहाज से क्यों नहीं ले जाते? तो पूछेगा काहे के लिए करना, मैं तो शांति के लिए करता हूं। तो शांति तो इसी में है कि धीरे धीरे बैलगाड़ी से मेरा माल पहुंच जाए एक जगह से दूसरे, उसको कुछ भागा भागी नहीं पड़ी है। तो भारतीय मानस जो है वो इस तरह से फंक्शन करता है, यूरोप का मानस एक दूसरे तरह से फंक्शन करता है। उनको हर चीज की जल्दी है, उनको हर चीज में तकलीफ भी है, परेशानियां भी है। वो परेशानी तकलीफों में से उनकी व्यवस्था निकली है, उसी व्यवस्था में से उनका ट्रेड निकला है, प्लंडरिंग निकली है, उसी में से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी निकली है, वगैरह वगैरह, ये सब निकला है। तो ये भारत है, हमारा अपना है, वो यूरोप है। अब यहां काफी कुछ तो शर्मा जी ने उस दिन कहा है कि यहां क्या होता है, यहां राजा नहीं है कुछ खास। भारत में राजा का कुछ महत्व नहीं है। आपने वो तुलसीदास का पढ़ा है ना, कोई नृप होए हमें कहानी, है ना। राजा कोई हो, हमको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि राजा का कुछ है नहीं इस देश में। मुख्य तो प्रजा का है, और प्रजा का इतना मुख्य है कि प्रजा की कोई ओपिनियन है तो राजा उसको ना नहीं कह सकता। अब रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं आपके बारे में तो बड़ी खराब बात कह रहे हैं, सीता जी के बारे में कह रहे हैं, तो चलो वन गमन दे दो। कितनी खराब बात कह रहे हैं मेरे बारे में। तो राजा को चिंता है कि जनता मेरे बारे में क्या कह रही है। यहां को क्या चिंता होने वाली है, कुछ भी करे प्रजा, राजा को कोई चिंता होने वाली है? यूरोप में आप जुलूस निकालो, धरना करो, प्रदर्शन करो, जिंदाबाद करो, मुर्दाबाद करो, ये करो, राजा को कोई मतलब नहीं है प्रजा से। लेकिन यहां क्या है, अगर प्रजा राजा के विरुद्ध है तो राजा को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हिंदुस्तान में ज्यादातर राजाओं को प्रजा ने गद्दी से उतारा है, ज्यादातर राजाओं, या तो साधु संतों ने उतार दिया या प्रजा ने उतार दिया। तो यहां राजा की हैसियत कुछ खास नहीं है, हैसियत जो है वो प्रजा की है, और प्रजा में भी जो समूह है उनकी हैसियत है। हिंदुस्तान के बारे में अभी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि संपूर्ण भारत में 4,500 समूह हैं।
वो जातियों के आधार पर हैं और हमारे कर्म कौशल के आधार पर है। कर्म कौशल माने कोई बड़ीगिरी का काम करता है, कोई सुनारगिरी का, कोई लोहारगिरी का। तो कौशल के आधार पर बनाए गए समूह, जातियों के आधार पर ऐसे 4,500 समूह हैं, वो महत्व के हैं। राजा का कोई महत्व नहीं। तो यहां राजा बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, वहां राजा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां प्रजा नियम कायदे कानून बनाएगी, वहां राजा नियम कायदे कानून बनाएगा। वहां राजा बनाकर प्रजा पर ला देगा, यहां प्रजा तय करेगी, वो राजा को मानना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी यहां ज्यादा है या वहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है। तो अपने को उसी डेमोक्रेसी की बात करनी है जिसको ग्राम स्वराज्य कहते हैं, ग्राम गणतंत्र कहते हैं, जो भी कहते हैं वो यही है कि हाँ जो होगा वो राजा नहीं, प्रजा करने वाली है, गांव के समूह करने वाले हैं, गांव के लोग तय करने वाले हैं। राजा को सूचना भर दी जाएगी कि हमने तो ऐसा तय कर लिया है। और यहां टैक्स लेने का भी ज्यादा अधिकार नहीं है राजा को। चाणक्य तो कहता है 5% से ज्यादा नहीं ले सकते। और यहां तो क्या है, टोटल राजा ही के पास है। 25% उसकी पर्सनल पॉकेट में, 25% चर्च में, 50% उसके नीचे के कर्मचारियों को, जनता को तो कुछ नहीं। यहां तो चाणक्य कहता है कि 5% भी बहुत अधिक है टैक्स लेना। तो यहां टैक्स इकट्ठा होकर राजा के पास नहीं जाता, वहां सब कुछ इकट्ठा होकर राजा के पास जाता है। फिर राजा चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करे। यहां आज भी हम इकट्ठा करके प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं, वो चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करे। तो आप में और यूरोप में फर्क क्या है? सिस्टम हमारा वही है जो यूरोप में था, आत्मा वही है हमारे देश में, यूरोप वाली ही है। ये क्या फर्क पड़ता है कि अटल बिहारी चला रहे हैं उसको या सोनिया गांधी चला रही है? समझ में आ रहा है आपको बात? अब हमारा कोई कार्यकर्ता ये प्रश्न न करे कि सोनिया गांधी आ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, या अटल बिहारी चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, या अडवाणी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा। कुछ फर्क नहीं है, अटल बिहारी रहे, सोनिया गांधी रहे या कोई और दूसरा चला जाए। अगर वो तंत्र वैसा ही है जैसे राजा वाला यूरोप में है, तो ये तो यही करने वाला है, नीचे से ले लो और उसको ऊपर रख लो। अब इस पूरे तंत्र को बदलना है, इसी में से हमारे लिए काम बनेगा। मैंने आपसे कहा कि 2 रास्ते हमारे पास। एक रास्ता यह है कि या तो जैसा ये तंत्र है वैसे हम बन जाएं, या तो तंत्र को अपना जैसा बनाएं। अब सरल क्या है? तंत्र को अपने जैसा बना लें, ये ज्यादा सरल है। हम तंत्र जैसे नहीं हो सकते, अगर होंगे तो ये सब करना पड़ेगा। हाँ, गुलाम बनना पड़ेगा, पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना पड़ेगा जैसे यूरोप में होता, बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना पड़ेगा, आपके संबंध तोड़ने पड़ेंगे, संबंध पूरे आपके राजा के साथ गुलामी के ही रहेंगे, आपके आपस के कोई संबंध नहीं रहेंगे, आप बिना राजा की अनुमति के हंस नहीं सकते, बिना राजा की अनुमति के रो नहीं सकते, वगैरह वगैरह, यही सब होगा ना। आप ऐसा बन सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बन जाइए। हम तो पूरी कोशिश करके अपने को या तो यूरोपियन बना लें और या तो अपने सिस्टम को इंडियन बना लें, तीसरा तो कोई विकल्प नहीं। तो आप जैसा मानते हैं मुझे भी वही लगता है कि ये सिस्टम को भारतीय बना लेना ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत की हम वैसे हो जाएं। अब ये सिस्टम को भारतीय बना लेना, तो इसमें अब भारतीयता कहां आएगी? तो भारतीयता आप समझ में आनी चाहिए। अंग्रेजियत क्या है? पूरा टैक्स इकट्ठा होकर राजा के पास चला जाना, ये अंग्रेजियत है। और पूरा टैक्स नीचे का नीचे ही रहना, ये भारतीयता है। समझ में आ गया? तो अपने को हिंदुस्तान में ऐसा टैक्सेशन सिस्टम चाहिए जिसमें मैक्सिमम टैक्स लोगों के हाथ में रहे, राजा के हाथ में मिनिमम जाए, तब तो भारतीयता है। अब इसी को हासिल करने के लिए हमें संघर्ष करना है, या लड़ाई लड़नी है, या विद्रोह करना है, जो कहना आंदोलन करना है, जो भी करना है वो इसके लिए करना है कि हमारा ये जो राजा वाला टैक्सेशन सिस्टम है, जिसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम कह रहे हैं, उसको बदलकर नीचे के लोगों के हाथ में पूरा टैक्स सिस्टम रहे, ऐसी व्यवस्था। अब इसको क्या नाम देंगे वो महत्व का नहीं है, कुछ नाम दे दो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कह दो, ग्राम स्वराज्य कह दो, ग्राम गणतंत्र कह दो, शब्दों में मत जाओ। मूल क्या है अर्थ उसके लिए? वो ये है कि हमें ये टैक्सेशन सिस्टम नहीं चाहिए। हमें कैसा चाहिए? जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में रहे, लोग खर्च करें, राजा को थोड़ा सा मिल जाए। चाणक्य 5% कहता है, हम 10% कर दें, बहुत अधिक तो 20%, इससे ज्यादा की जरूरत। तो आजादी बचाओ आंदोलन का काम क्या है? आजादी बचाओ आंदोलन का काम यह है कि अंग्रेजियत की व्यवस्था को भारतीय बनाना। हमारा जो स्लोगन है ना, भारतीय व्यवस्थाओं को भारतीय बनाना, अब वो स्लोगन आपको समझ में आएगा।
कि अभी तक हमारी व्यवस्था भारतीय नहीं है, अंग्रेजियत वाली है, उसको भारतीय बनाना। तो उसमें से एक व्यवस्था ये कि हम टैक्सेशन को बदल दें। दूसरी व्यवस्था क्या, ये शिक्षण तंत्र बदल दें, ये जो कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम। हमको तो कॉन्वेंट नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमारे यहां तो लावारिस कोई नहीं है। हिंदुस्तान में तो कोई लावारिस नहीं है। जिसके माँ बाप मर गए हैं उसके मौसी मौसा है, मामा मामी है, बुआ फूफी है, चाचा चाची है, काका काकी है, ताऊ ताई है, कोई तो है, ऐसा तो कोई नहीं है। और कोई नहीं है तो किसी ने अडॉप्ट कर लिया है कि चलो ये मेरी लड़की हो गई, ये मेरा लड़का हो गया, ये मेरा भतीजा हो गया, ये मेरा भांजा हो गया। अब यहां तो कोई लावारिस है नहीं, तो हमें कॉन्वेंट क्यों चलाने चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं। उनको कॉन्वेंट चलाने की जरूरत है क्योंकि वहां सब लावारिस हैं। यहां कॉन्वेंट की जरूरत नहीं, यहां की कोई लावारिस नहीं है। तो हमें ऐसे स्कूल्स चलाने हैं जो कॉन्वेंट नहीं होंगे। ऐसा टैक्सेशन सिस्टम चलाना है जिसमें पैसा नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे का नीचे ही रहेगा। सरकार कैसी चलानी है? सरकार ऐसी चलानी है जिसमें राजा फैसला ना करे, राजा नियम कानून ना बनाए, प्रजा फैसला करे, प्रजा नियम कानून बनाए, राजा को सूचना दे दी जाए कि हमने ये फैसला किया है। अब सेवाग्राम में हम बैठे हैं, पड़ोस के कोई गांव से हमें कोई संबंध बनाना हमने तय कर लिया और राजा को बता दिया कि देखो जी हमने तय कर लिया। दो गांव ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, राजा को सूचना हो गई, बात खत्म हो गई। ये नहीं कि राजा तय करे और फिर हम उसके बाद दो गांव के आपस में कोई संबंध बनाए या एग्रीमेंट करें, ये नहीं। क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे सब कुछ दिल्ली में तय होगा तो इसमें और यूरोपियन सिस्टम में कोई फर्क नहीं। लेकिन सब कुछ गांव में तय होने लगेगा, तहसील में, जिले में, तो ये तंत्र बदलेगा। तो शिक्षा कैसी बनानी है, टैक्सेशन सिस्टम कैसा बनाना है, राज्य व्यवस्था कैसी बनानी है, कुछ कुछ समझ में आया। समाज के संबंध आपसी कैसे बनाने, तो ऐसे ही बनाने हैं जैसे भारतीय। अब भारतीयता में क्या है महत्व की बात कि हमने कहा ना पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म है, 84 लाख योनियां हैं। अब ये जो 84 लाख योनियां, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं। अब उनमें से किसी भी में आप जा सकते हैं। मनुष्य हो गए, अगली बार चींटी हो सकते हैं, मक्खी मच्छर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आत्मा समान है, ये मान्यता है। महत्व की जो बड़ी मान्यता है हिंदुस्तान की वो ये है कि पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म में इतनी सारी योनियां हैं, इतनी योनियों में हमें कहीं भी जन्म मिल सकता है। आत्मा सबकी एक जैसी है, शरीर का कोई अर्थ नहीं है, आत्मा महत्व की है और आत्मा समान है। जब आत्मा समान है तो संबंध भी समान है। अब आपके जब संबंध समान है तो उसमें आपको क्या करने की जरूरत है? तो समानता के संबंध बने, वही करने की जरूरत है ना। तो जब आप परिवार में, परिवार के बाहर पड़ोस में, पड़ोस के बाहर गली में, मोहल्ले में समानता के संबंध स्थापित करना शुरू करेंगे तो आप भारतीय हो जाएंगे और यूरोपियन स्टाइल में जाएंगे तो विदेशी हो जाएंगे। माने हम गांव में किसी से संबंध ही न रखे, हम माने हम तो बड़े हैं वो तो छोटे हैं, तो आप तो अंग्रेजियत वाले हैं। लेकिन आप गांव में सबसे संबंध रखते हैं, समानता के स्तर पे बात करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कपड़े कम है, किसी के पास ज्यादा है, संपत्ति किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन संबंध बराबरी के हैं।